Assalamualaikum. Welcome to my channel BSc in Generic for All. So today we are continuing the previous lecture of pharmacology, anti-cancer drug, anti-neoplastic drugs. So today in previous video we are cover the introduction of neoplastic drugs. Now we are going to discuss the classes of the anti-cancer drugs, in which the first class is anti-metabolites. एंटी मेटाबोलाइट्स हम स्टार्ट करेंगे, जो कि सबसे फर्स्ट क्लास है एंटी कैंसर ड्रग्स की. सो व्हाट इज़ एंटी मेटाबोलाइट्स? सो एंटी मेटाबोलाइट, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि मेटाबोलाइट्स है. मेटाबोलाइट्स एक सेल डिवीजन के लिए मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं प्यूरिन एंड पायरामिडीन से. ओके, सो प्यूरिन एंड पैरामिडीन से बनते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स. सो एंटी का मतलब होता है कि ऐसी ड्रग्स जो कि इन मेटाबोलाइट्स को, यानी कि इन न्यूक्लियोटाइड या प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स जो है इसकी फॉर्मेशन को इनहिबिट करते हैं. दिस इज कॉल्ड एंटी मेटाबोलाइट्स. एंटी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं ये स्ट्रक्चरली रिलेटेड होते हैं, यानी कि ये एंटी मेटाबोलाइट्स होते हैं हमारे नॉर्मल सेल्स में भी होते हैं, और ये जो एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स बनाई जाती है ये भी बिल्कुल उसी की तरह बनाई जाती है. यानी कि स्ट्रक्चरली वो बिल्कुल सेम होती है कंपोजिशंस में. और एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स जो है इनका फंक्शन क्या है कि ये जो नॉर्मल प्यूरिन एंड पैरामिडीन्स होते हैं, यानी कि जो कि न्यूक्लियोटाइड के प्रिकर्सर्स हैं, यानी कि इससे न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, ये इसकी फॉर्मेशन में इनहिबिशन करते हैं, यानी कि इनको इनहिबिट करते हैं, इनकी फॉर्मेशन नहीं होने देते. किस तरह फॉर्मेशन नहीं होने देंगे? क्योंकि प्यूरिन एंड पैरामिडीन्स जो है इनकी फॉर्मेशन के लिए कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, कुछ वाइटामिन यानी कि फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है, जो कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं. इनकी सिंथेसिस को इनहिबिट करते या तो compete करेगा डीएनए आरएनए के साथ इनके लिए, या फिर जब डीएनए आरएनए के साथ जो अटैचमेंट होगी उसके साथ या तो ये compete करेगा या फिर क्या करेगा कि इनहिबिट करेगा, जो कि सिंथेसाइज जिसकी वजह से हो रही जाए, यानी कि फोलिक एसिड की वजह से ये सिंथेसाइज हो रहे हैं तो फोलिक एसिड को इनहिबिट करेगा. द मैक्सिमम इनका जो साइटोटॉक्सिक इफेक्ट है वो एस फेज पे शो होता है. तो अब इससे आपको क्या बात याद आती है? प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको याद आ जाएगा कि अगर ये एस फेज पे एक्ट करी है तो ये ड्रग जो है सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग है. CCS सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग है, क्योंकि एक स्पेसिफिक एस फेज पे एक्ट करी है. एमसीक्यूज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें जो है जैसे कि है मेथोट्रेक्सेट की टाइप्स है. पिमेट्रेक्सेट, पर्लेट्रेक्सेट आर एंटी फोलेट एजेंट्स हैं. मेथोट्रेक्सेट, पिमेट्रेक्सेट ये 3 ड्रग्स हैं जो कि एंटी फोलिक एसिड जो है इनहिबिटर्स है जो कि प्यूरिन एंड पैरामिडीन की सिंथेसिस में इंपॉर्टेंट होता है. क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं इनटू 3 ड्रग्स में. फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट मेथोट्रेक्सेट आता है, प्यूरिन एंटागोनिस्ट 6 मर्कैप्टोप्यूरिन्स, पैरामिडीन एंटागोनिस्ट 5 फ्लोरीज. अब हम 1 बाय 1 इन तीनों को डिस्कस करेंगे. ये एमसीक्यूज के लिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये आती रहती है. सो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा. सो एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है? मेथोट्रेक्सेट जो होता है ये स्ट्रक्चर रिलेटेड टू फोलिक. मेथोट्रेक्सेट जो होता है, ये जो ड्रग बनाई गई है ये बिल्कुल फोलिक एसिड के साथ स्ट्रक्चर में सिमिलर होती है, और ये एंटागोनिस्ट के तौर पे काम करता है. यानी कि फोलिक एसिड जो है इसके स्टेप्स हैं जो कि आपने एंटीबायोटिक्स चैप्टर में पढ़े होंगे कि सबसे पहले जो होता है वो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड होता है. डाईहाइड्रोफोलिक एसिड जो है ये कन्वर्ट होता है इनटू टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड. ओके, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है बाय एन एंजाइम. एंजाइम का नाम है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज रिडक्टेज. डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इसका नाम है, ये वाला. ये इसका एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में. क्योंकि डाईहाइड्रोफोलिक एसिड जो है इनएक्टिव फॉर्म है, सो ये प्यूरिन पैरामिडीन नहीं बना सकता, इसे कन्वर्ट होना होगा टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में, तब जाके ये प्यूरिन एंड पैरामिडीन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, न्यूक्लियोटाइड्स बनाता है. सो मेथोट्रेक्सेट का क्या काम है कि ये इस एंजाइम को इनहिबिट कर लेगा. जब ये एंजाइम नहीं होगा सो नो फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा. टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा तो हमारे पास प्यूरिन एंड पैरामिडीन जो है सिंथेसिस नहीं होगी. थायमिडीन जो होती है ये न्यूक्लियोसाइड है. थायमीन ये कन्वर्ट होता है न्यूक्लियोटाइड में जब इसके फॉस्फोराइलेशन हो जाती है.
मीथोट्रेक्सेट जो होता है ये स्पेसिफिक है फॉर एस फेज के लिए, सेल साइकिल का स्पेसिफिक ड्रग है। हमने पढ़ा कि एंटी मेटाबोलाइट जितनी भी ड्रग्स हैं वो सेल साइकिल का स्पेसिफिक है। पीमीट्रेक्सेट जो है ये भी एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है और इसका काम भी यही है कि ये इनहिबिट करता है DHFR, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, डाइहाइड्रोफोलिक एसिड रिडक्टेज को इनहिबिट करता है। इसके साथ साथ इसका एक और काम है, थायमिडाइलेट सिंथेस जो है ये सिंथेसिस ऑफ थायमिडीन करता है, थायमिडीन की सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, फोलेट मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट होता है। थायमिडीन सिंथेसिस जब होती है, थायमिडीन जो होता है ये प्रिकर्सर है ऑफ DNA फॉर्मेशन का, DNA बायोसिंथेसिस का प्रिकर्सर है और सेलुलर मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। थर्ड ड्रग है पर्लरट्रेक्सेट। पर्लरट्रेक्सेट जो है न्यूअर एंटी मेटाबोलाइट ड्रग है और इसका भी सेम फंक्शन है एज अबव। ओके, थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट जो होता है ये कॉम्बिनेशन में हम देते हैं दूसरी एंटी कैंसर ड्रग्स के साथ। ये इफेक्टिव होती है अगेंस्ट एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के, बर्किट लिम्फोमा इन चिल्ड्रन। बर्किट लिम्फोमा इन चिल्ड्रन जो है ये किडनी का जो है किडनी कार्सिनोमा हो जाता है चिल्ड्रंस में, उसे कहते हैं। एंड बर्किट लिम्फोमा हो जाता है इन चिल्ड्रंस। एंड हेड ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम देते हैं, ब्लैडर कैंसर के लिए, हेड एंड नेक कार्सिनोमास के लिए देते हैं। पीमीट्रेक्सेट जो है ये प्राइमरीली हम नॉन सेल स्मॉल लंग कैंसर के लिए देते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है लंग कैंसर के, एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है इसमें। पर्लरट्रेक्सेट जो है ये हम रिलैप्स रिफ्रैक्टरी टी सेल लिम्फोमा देते हैं। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टरी वर्ड है, रिफ्रैक्टरी टी सेल लिम्फोमा, हम उसे कहते हैं जब लिम्फोमा जो है यानी कि जो लिम्फोमा बन जाता है, लिम्फ कैंसर जो होता है, लिम्फ नोड्स का जो कैंसर होता है, वो जब किसी भी ट्रीटमेंट पे, किसी भी ड्रग के लिए रिस्पॉन्स शो ना कर रहा हो और जो है रैपिडली डिवाइड हो रहा हो, बल्कि आगे स्प्रेड होता जा रहा हो, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी टी सेल लिम्फोमा। उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इफ़ेक्ट्स क्या हैं? एडवर्स इफेक्ट ऑफ मीथोट्रेक्सेट जो होता है माइलोसप्रेसिव होती है। जितनी भी एंटी कैंसर ड्रग होती है उसमें माइलोसप्रेशन सही होती है, यानी कि बोन मैरो जो है उसे सप्रेस कर देता है, तो बोन मैरो सेल्स जो बनते हैं वहाँ से WBCs, प्लेटलेट्स, RBCs वगैरह वो कम हो जाते हैं बनना। सेवियर ल्यूकोपिनिया हो जाता है, ल्यूकोपिनिया यानी कि ल्यूकोसाइट काउंट कम हो जाती है। बोन मैरो एप्लीजिया हो जाता है, यानी कि बोन मैरो फेलियर भी हो सकता है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है। ये इसकी वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती है, GI डिस्टर्बेंस होती है, इरिटेशन होती है, रेनल टॉक्सिसिटी होती है क्योंकि इसकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है, क्रिस्टलूरिया बनते हैं बिकॉज ऑफ 7OH मेटाबोलाइट ऑफ मीथोट्रेक्सेट। 7OH मेटाबोलाइट जो होता है मेजर मेटाबोलाइट है मीथोट्रेक्सेट का, और ये लेस सॉल्युबल होता है एट एसिडिक pH। ये लेस सॉल्युबल होता है एट एसिडिक pH पे, यानी कि लो pH पे। ओके, एसिडिक pH पे जो ये लेस सॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से ये प्रेसिपिटेशन हो जाती है इसकी किडनी में, क्रिस्टलूरिया बन जाता है। सो रेनल टॉक्सिसिटी इज़ वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द मीथोट्रेक्सेट। एंड ये जो है MCQs में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। प्यूरिन एंटागोनिस्ट सेकंड जो ड्रग है 6-mercaptopurine। ये ड्रग जो होती है ये हम प्यूरिन एंटागोनिस्ट है, तो यानी कि प्यूरिन की फॉर्मेशन जो है उसे इनहिबिट करेगी, प्यूरिन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी, और इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो है वो अननोन है। इंडिकेशन क्या है, किस लिए यूज़ हो सकता है, ये हम एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के लिए यूज़ करते हैं मीथोट्रेक्सेट के साथ कॉम्बिनेशन में। एडवर्स इफेक्ट इसके हैं, ये वेल टॉलरेट होती है, इतने ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट नहीं होते। माइलोसप्रेशन भी माइल्ड होती है, बहुत कम होती है बोन मैरो सप्रेशन। लॉन्ग टर्म mercaptopurine अगर हम यूज़ करते हैं तो हेपेटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, यानी कि लिवर टॉक्सिसिटी हो सकती है। देन पैरामीडीन एंटागोनिस्ट 5-fluorouracil। पैरामीडीन एंटागोनिस्ट जो है ये 5-fluorouracil ड्रग्स आती हैं। इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम इसका पढ़ें तो 5-fluorouracil जो है ये एनालॉग होती है थायमीन का, यानी कि थायमीन की तरह ही बनी होती है। एंड जिसमें सिर्फ क्या डिफरेंस होता है कि थायमीन का जो मिथाइल ग्रुप होता है ये रिप्लेस हो जाता है बाय फ्लोरीन एटम। 5-fluorouracil जो है ये पहले कन्वर्ट होती है, 5-fluorouracil जो है 5-fluorouracil जो है ये पहले कन्वर्ट होती है इनटू 5-fluorodeoxyuridine मोनोफॉस्फेट में, यानी कि 5-FDUMP में, विच कम्पीट करता है विद द डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट के साथ। ये कम्पीट करेगा फॉर द एंजाइम थायमिडाइलेट सिंथेस एंड प्रिवेंट करेगा सिंथेसिस ऑफ थायमिडीन एंड मेजर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ DNA। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम इस तरह पढ़ सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास होता है UDMP, यूरिडीन
यूरिडीन मोनोफॉस्फेट होता है, UMP होता है पहले, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट यूरिडीन मोनोफॉस्फेट होता है। इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट में, ओके, मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट कन्वर्ट होता है इनटू डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट में। डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए इसे एंजाइम की ज़रूरत होती है, थाइमिडाइलेट सिंथेज। थाइमिडाइलेट सिंथेज की एंजाइम की मदद से ही ये यूरिडीन मोनोफॉस्फेट से कन्वर्ट होता है थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट में, एंड देन थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट से ये कन्वर्ट होता है इनटू एक्टिव फॉर्म थाइमिडीन डीऑक्सीथाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, DTTP, ओके, और फिर ये इनकॉर्पोरेट हो जाता है इनटू DNA की बायोसिंथेसिस में हेल्प करता है। सो ये ड्रग जो है ये इस एंजाइम थाइमिडाइलेट सिंथेज जो है इसको इनहिबिट कर देगी, यानी कि ये ड्रग जो है ये क्या करेगी, ये बिल्कुल 5-फ्लोरोडीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट जो है ये पहले इनएक्टिव फॉर्म 5-फ्लोरोयूरेसिल में थी, 5-फ्लोरोयूरेसिल से कन्वर्ट हो गई डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट में, एंड देन ये कम्पीट करेगी विद द डीऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट के साथ। इस जो सब यूनिट है इसके साथ ये कम्पीट करेगा ताकि ये एंजाइम जो है ये इसे कन्वर्ट ना कर ले इनटू थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट में, क्योंकि थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट जो होता है मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है DNA का, DNA बन जाएगा तो सेल डिवीजन होगी, तो इस DNA की सेल डिवीजन को इसने रोकना है। सो ये इनहिबिट करेगा दिस एंजाइम एंड कम्पीट विद दिस। सर जो है इसकी इंडिकेशंस क्या है, 5-फ्लोरोयूरेसिल जो होते हैं ये हम यूज़ करते हैं सॉलिड ट्यूमर्स के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, कोलोरेक्टल कैंसर यानी कि कोलोन एंड रेक्टम की कैंसर के लिए, गैस्ट्रिक ट्यूमर्स के लिए, स्क्वामस सेल ट्यूमर्स के लिए ऑफ हेड एंड नेक। एडवर्स इफेक्ट जो है इसके हैं 5-फ्लोरोयूरेसिल जो होता है इसका नॉशिया वॉमिटिंग कॉज हो सकती है, बोन मैरो सप्रेशन होती है, ओरल और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सरेशंस हो सकती है, नॉशिया वॉमिटिंग जो होती है ये यूजुअली बहुत ज़्यादा माइल्ड होती है। पैरामीडीन एंटागोनिस्ट में एक और ड्रग आती है सिटरबिन। सिटरबिन जो है ये पैरामीडीन एंटागोनिस्ट है, ये हम इसका नैरो क्लिनिकल स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि बहुत कम ये यूज़ होती है क्लिनिकली, एंड ये हम डोनोरोबिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं। डोनोरोबिसिन हम आगे पढ़ेंगे एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स में। एक्यूट नॉन लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के लिए हम देते हैं। एडवर्स इफेक्ट है इसके, ये लिवर, हार्ट एंड अदर जो ऑर्गन्स होते हैं उन्हें डैमेज करता है। एडवर्स इफेक्ट जो है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट क्लास इज एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक। द एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक जो है इसका साइटोटॉक्सिक एक्शन जो होता है ये या तो होता है कि डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है विद द DNA के साथ एंड डिस्ट्रप्शन करता है DNA की, एंड तो इसके जो होते हैं एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक जो है इसके 3 मेन फंक्शंस होते हैं, या तो ये DNA को डायरेक्टली डिस्टर्ब कर देता है, या फिर इसके अंदर इंटरकलेट हो जाता है, यानी कि इसके अंदर जाके अटैच हो जाता है इसके न्यूक्लियोटाइड्स के साथ, और इसमें क्रॉस लिंकिंग जो है वो प्रोड्यूस करता है, एंड या तो फिर ये इनहिबिट करता है टोपोआइसोमेरेज 1 और 2 को, और या तो फिर प्रोड्यूस करता है फ्री रेडिकल्स। सो 3 मेजर एक्शंस जो होते हैं ये डिस्ट्रप्शन करता है DNA की थ्रू इंटरकलेशन, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, एंड देन इनहिबिट करता है टोपोआइसोमेरेज 1 और 2 को, या फिर प्रोड्यूस करता है फ्री रेडिकल्स को जो कि साइटोटॉक्सिक इफेक्ट शो करती हैं। सर ये जो एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक होते हैं ये सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि किसी भी फेज पे ये एक्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट ब्लियोमाइसिन की। ब्लियोमाइसिन जो होता है ये सेल साइकिल स्पेसिफिक होता है, और G1 फेज जो है उस पर G2 फेज पे एक्ट करता है। ओके, एंटीबायोटिक जो है इसकी मेनली 4 क्लासेस हैं। एंथ्रासाइक्लिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे, डॉक्सोरोबिसिन इसमें आता है, एड्रामाइसिन, डोनोरोबिसिन आता है, ब्लियोमाइसिन, एक्टिनोमाइसिन डी एंड मिटोमाइसिन। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस डॉक्सोरोबिसिन एंड डोनोरोबिसिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ये ड्रग जो है ये इंटरकलेट हो जाती है, यानी कि बेस पेयर के साथ जाके अटैच हो जाती है DNA में, वहाँ पे टोपोआइसोमेरेज 2 एंजाइम को इनहिबिट करती है जो कि DNA जो है इसे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से स्टेबल स्ट्रक्चर में बना जो है कन्वर्ट करता है, यानी कि इसे रिंग शेप में कन्वर्ट कर देता है। जो इसका कम्प्लेक्स लैडर शेप होता है उससे रिंग शेप में कन्वर्ट हो जाता है फॉर सेल डिवीजन के लिए, या फिर और जनरेट करता है फ्री रेडिकल्स। सो इसके 3 फंक्शंस हो गए मेनली, यहाँ पे इंटरकलेशन हो गई, टोपोआइसोमेरेज 2 इनहिबिटर हो गया, एंड फ्री रेडिकल प्रोडक्शन हो गई। ये ब्लॉक करते हैं RNA DNA सिंथेसिस को, और स्ट्रैंड सेसेशन यानी कि DNA की फ्रेगमेंटेशन करते हैं, इसे ब्रेक डाउन कर देता है।
डायग्राम में हम देखें तो डॉक्सोरूबिसिन जो है ये रिड्यूस हो जाता है मेटाबोलाइट्स में थ्रू इसकी यहाँ पे जो होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है डॉक्सोरूबिसिन का साइटोक्रोम P450 रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू सुपर ऑक्साइड आयन एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ये प्रोड्यूस हो जाते हैं। सुपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आयंस जो हैं ये फ्री रेडिकल्स होते हैं एंड ये जाके डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, इंटरकलेट हो जाते हैं, टोपोआइसोमेरेज 2 के साथ अटैच हो जाते हैं एंड इसकी जो डीएनए है इसको इसकी ब्रेकडाउन कॉज करते हैं। सो दिस इज़ द एक्शन ऑफ डॉक्सोरूबिसिन। हम इस डायग्राम के थ्रू समझें सो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ड्रग जो है ये पहले क्या होती है, इंटरकलेट हो जाती है विद डीएनए के साथ, यानी कि ड्रग आई डॉक्सोरूबिसिन जो भी डॉक्सोरूबिसिन हमने ले ली है तो वो आके इसके साथ इंटरकलेट हो जाएगी इसके अंदर बेस पेयर्स के अंदर, एंड सबसे ज़्यादा मोस्टली ये जो है अटैच हो जाती है विद द गैवानिन जो बेस पेयर है उसके साथ अटैच होता है बेस पेयर्स के साथ अटैच हो जाती है। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है, रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो इनहिबिट हो जाता है। जब ये इंटरकलेशन हो जाती है तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस इनहिबिट हो गया है। ये ऑल्सो डीएनए जो होता है इसके साथ इसके डीएनए जो होता है टोपोआइसोमेरेज जो 2 होता है उसके साथ जाके ये अटैच हो जाता है, उसके साथ एक कम्प्लेक्स बना लेता है। जब उसके साथ इसका कम्प्लेक्स बन जाएगा देन क्या होगा कि जो टोपोआइसोमेरेज 2 है इसका फंक्शन है कि ये डीएनए को लैडर से कम्प्लेक्स यानी कि लैडर डीएनए है इसे रिंग फॉर्म में ये कन्वर्ट करता है फॉर रेप्लिकेशन के लिए। सो जब टोपोआइसोमेरेज 2 के साथ कम्प्लेक्स बना लेगा ये ड्रग तो रेप्लिकेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी एंड देन डीएनए जो है इसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, यानी कि ये डीएनए को खा लेगा, इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी। ओके, so this is the mechanism of action of doxorubicin and daunorubicin। also you cardiotoxicities की वजह से होती है, फ्री रेडिकल्स की प्रेजेंस होने की वजह से, एक्यूट फॉर्म में एक्यूट जो इसके एडवर्स इफेक्ट हैं वो है एरिथमिया हो जाता है, यानी कि इरेगुलर हार्ट बीट होती है, ईसीजी चेंजेस आती हैं, पेरिकार्डाइटिस होता है यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम जो कि आउटर लेयर होती है ऑफ द हार्ट की, एंड मायोकार्डाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द मसल्स ऑफ द हार्ट। क्रोनिक फॉर्म में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, यानी कि हार्ट जो है वो डायलेट हो जाता है, हार्ट फेलियर हो जाता है। प्रिस्क्रिप्शन हम देते हैं विद डेक्सारोजोन, ये इनहिबिट करता है आयरन मीडिएटेड फ्री रेडिकल्स को। डेक्सारोजोन जो है ये वन ऑफ द ड्रग है ऑफ एंथ्रासाइक्लिन का, ये आयरन मीडिएटेड फ्री रेडिकल्स जो प्रोड्यूस होते हैं उसे इनहिबिट करता है, बोन मैरो डिप्रेशन करता है एंड टोटल एलोपेशिया कॉज होता है, एलोपेशिया मीन फॉल ऑफ हेयर। सी मैकेनिज्म क्या है मिटोमाइसिन सी का, मिटोमाइसिन सी जो है ये भी एंटीन्यूप्लास्टिक एंटीबायोटिक है। इसका फंक्शन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि ये डीएनए की अल्काइलेशन करता है, यानी कि वहाँ पे मिथाइल ग्रुप या जो अल्काइल ग्रुप होता है वो अटैच कर लेते हैं, जिसकी वजह से डीएनए जो है वहाँ पे रेप्लिकेशन जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वो डिले हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, डीएनए की फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, ब्रेकेज हो जाती है। इंडिकेशंस क्या हैं, ये हम कॉम्बिनेशन में देते हैं विनवर्स्ट्रीन के साथ एंड फॉर सैलवेज थेरेपी के लिए ब्रेस्ट कैंसर में सैलवेज थेरेपी हम कहते हैं जब प्राइमरी थेरेपी जो है हम दे रहे हैं वो इनफेक्टिव हो गई है देन हम सैलवेज थेरेपी देते हैं। और अगर कैंसर जो है उसकी ट्रीटमेंट अगर हो चुकी है एंड वापस वो रीअकर्ड हो रहा है उसके लिए जब हम देते हैं दिस इज कॉल्ड सैलवेज थेरेपी। एडवर्स इफेक्ट हम किसी के एडवर्स इफेक्ट जो है ये डिले एंड प्रोलॉन्ग इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, यानी कि माइलोसप्रेशन कॉज करता है और प्लेटलेट एंड ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो भी अफेक्ट। एक्टिनोमाइसिन डी जो है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, डीएनए जो है इसके साथ अंदर इंटरकलेट हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो इनहिबिट होता है, मैसेंजर डीएनए मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट नहीं होता, मैसेंजर आरएनए जो है वो जो है प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करता एंड देन जो है रेप्लिकेशन नहीं होगी, ये मेटाबोलाइट्स नहीं होंगे। इसका असल में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो होता है यानी कि जो हम कहते हैं कि ये इंटरकलेट हो गया है इसमें, तो बेसिकली ये किस चीज़ को इनहिबिट कर रहा है, ये इनहिबिट कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को। जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है ये इनहिबिट हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस किस तरह इनहिबिट होता है कि डीएनए के साथ जब ये न्यूक्लियोटाइड्स के साथ अटैच हो जाता है, डीएनए की फ्रेगमेंटेशन होगी, देन क्या होगा कि डीएनए जो है ये कन्वर्ट नहीं होगा इनटू मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट नहीं होगा, सो मैसेंजर आरएनए जो है ये प्रोटीन्स नहीं बना पाएगा
ओके, ये क्रॉस हो जाएगा, यानी कि नहीं बना पा रहा, प्रोटीन्स नहीं बना पाएगा, एंड प्रोटीन नहीं होंगे तो मेटाबोलाइट्स नहीं बनेंगे, एंड मेटाबोलाइट्स जो होती हैं वो इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर्स होते हैं ऑफ डीएनए सिंथेसिस के लिए, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह नहीं बनेंगे। सो ड्रग जो है ये हम इंट्रावेनियसली देते हैं, एक्टिनोमाइसिन डी, एंड इसका जो ट्रीटमेंट होता है लिमिटेड होता है ट्रोफोप्लास्टिक जेस्टेशन ट्यूमर्स के लिए। ट्रोफोप्लास्टिक जेस्टेशन ट्यूमर्स जो होते हैं, यानी कि जो फीटस के जो ट्रोफोप्लास्टिक जेस्टेशन ट्यूमर्स होते हैं, यानी कि अगर जेस्टेशन के दौरान जो ट्यूमर्स बनते हैं उसके लिए होता है, एंड पीडियाट्रिक ट्यूमर्स के लिए होता है। पीडियाट्रिक ट्यूमर्स में विलियम्स ट्यूमर आता है, एंड इविंग सार्कोमा। विलियम्स ट्यूमर जो है ये रेयर किडनी कैंसर है जो कि मेनली अफेक्ट करता है चिल्ड्रंस को, किडनी कैंसर को कहते हैं विलियम्स ट्यूमर। एंड इविंग सार्कोमा जो है ये बोन टिश्यूज़ में जब कैंसर अकर होता है इसे हम इविंग सार्कोमा कहते हैं। सॉफ्ट टिश्यूज़ जो होते हैं अराउंड द बोन्स उसे अफेक्ट करता है, और मोस्टली लेग एंड पेल्विस को। ट्रोफोप्लास्टिक हम कहते हैं जो कि ग्रोइंग फीटस होता है उसके दौरान अगर ट्यूमर्स बन जाते हैं तो उसे ट्रीट करता है। देन ब्लियोमाइसिन जो है ये एक्सेप्शन है इन एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक में, ये सेल साइकिल स्पेसिफिक है, एंड G2 फेज पे ये एक्ट करती है सेल रेप्लिकेशन साइकिल में। ब्लियोमाइसिन जो है ये भी इसका सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये इंटरकलेट हो जाता है डीएनए के साथ, मेजर साइटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। आयरन कैटालाइज फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ये बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, और जिससे क्या हो जाता है डीएनए की स्ट्रैंड ब्रेकेज हो जाती है। आयरन कैटालाइज फ्री रेडिकल ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। इंडिकेशन क्या है, हॉटकिन्स एंड नॉन हॉटकिन लिम्फोमा के लिए यूज़ होता है। हॉटकिन लिम्फोमा वो होता है जो कि लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करता है, एंड नॉन हॉटकिन लिम्फोमा जो कि लिम्फ नोड को अफेक्ट नहीं कर रहा। टेस्टिकुलर कैंसर के लिए यूज़ होता है, टेस्टिकल के कैंसर के लिए, और सॉलिड ट्यूमर्स के लिए यूज़ होता है। एडवर्स इफेक्ट क्या है ब्लियोमाइसिन के, ब्लियोमाइसिन जो माइलोसप्रेशन बहुत कम माइलोसप्रेशन कॉज करता है लिटिल। इसकी मोस्ट सीरियस टॉक्सिसिटी जो है पल्मोनरी फिब्रोसिस है, म्यूकोक्यूटेनियस रिएक्शंस। पल्मोनरी फिब्रोसिस जो कि हम इंट्रोडक्शन में प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे अगर हम डायग्राम को देखें जो डीएनए ब्लियोमाइसिन आयरन है, एंड ये कन्वर्ट कर देता है इसे आयरन फ्री रेडिकल्स में। सुपर ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड रेडिकल्स बन जाते हैं, स्ट्रैंड ब्रेकेज हो जाती है। ये ड्रग लेते हैं, सो ये ड्रग जो होती है ये आयरन के साथ आयरन एंड ऑक्सीजन के साथ कम्प्लेक्स बना देती है, जिसके बाद ये बाइंड हो जाता है विद द डीएनए के साथ, एंड जनरेट करता है हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स बनाता है जो कि डीएनए की स्ट्रैंड को ब्रेक डाउन कर देते हैं। रिजल्ट में क्या हो जाता है कि इसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है G2 फेज में, इसकी एक्यूमुलेशन हो रही होती है सेल की, एंड सेल जो होता है आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा होता, जिसकी वजह से उसकी एपोप्टोसिस हो जाती है। सो ब्लियोमाइसिन हमने ली आयरन एंड डीएनए के साथ, इससे कम्प्लेक्स बना लिया है, इसे कन्वर्ट कर लिया इनटू फ्री रेडिकल्स में, सुपर ऑक्साइड हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स बन गए हैं, एंड फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, एंड स्ट्रैंड ब्रेकेज कॉज कर रहा है। थर्ड क्लास ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स आर अल्काइलेटिंग एजेंट्स। अल्काइलेटिंग एजेंट जो होते हैं ये साइटोटॉक्सिक होते हैं, बाइकोवेलेंटली बॉन्ड बनाते हैं वे डीएनए के साथ, अल्काइलेशन करते हैं डीएनए की। अल्काइलेटिंग एजेंट है, सो दे आर कॉजिंग अल्काइलेशन ऑफ डीएनए, अल्काइलेट करते हैं डीएनए को, एंड देन इसकी ब्रेक डाउन करते हैं। अल्काइलेटिंग एजेंट जो होते हैं सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक होते हैं, किसी भी फेज पे एक्ट कर सकते हैं, एंड ये हम कम्बिनेशन थेरेपी में देते हैं फॉर लिम्फेटिक एंड सॉलिड कैंसर्स के लिए। ये साइटोटॉक्सिक इफेक्ट भी शो करता है, लेकिन ये खुद भी म्यूटाजेनिक भी होता है, कार्सिनोजेनिक भी होता है। म्यूटाजेनिक यानी कि म्यूटेशन कॉज करता है, कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर कॉज करता है, सेकेंडरी मैलिग्नेंसीज कॉज करता है लाइक एक्यूट ल्यूकेमिया। अल्काइलेटेड डीएनए कैसे होता है पहले से ही हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका डिस्कस कर लेते हैं, बाकी इसके जितने भी ड्रग्स आएंगे उनमें तकरीबन ये मैकेनिज्म जो है ये सेम होता है। सो अगर हम यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करें, सो मोनो अल्काइलेशन ही हो रही है, यानी कि एक बेस पेयर को इसने अल्काइलेट कर लिया है। इंटरकलेशन करता है, यानी कि इसके बेस पेयर्स के दरमियान में जाके ये अटैच हो जाता है, अल्काइल ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है बाय अल्काइलेशन। मोस्टली ये गैवानिन बेस पेयर जो है उसे अल्काइलेट करता है। गैवानिन बेस पेयर, यहाँ पे जो गैवानिन का बेस पेयर होता है उसे मोस्टली ये अल्काइलेट कर देता है। सो जब अल्काइलेशन हो जाती है, एंड देन इस अल्काइलेशन की वजह से क्या होता है कि अल्काइलेशन की वजह से इसमें म्यूटेशंस आ जाती हैं, चेंजेस आ जाती हैं, जिसकी वजह से क्रॉस लिंकेज स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जिस बेस पेयर को आपस में अटैच होना था अब वो अटैच नहीं हो रहे हैं, अलग अलग अटैच हो रहे हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर यहाँ पे एडेनिन है
और यहाँ पे थाइमीन होगा, इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग होगी एंड साइटोसिन एंड गैवानीन के दरमियान बॉन्डिंग होगी। सो अब ये क्या करता है, क्रॉस लिंकिंग कर देता है, यानी कि साइटोसिन को इसने थाइमीन के साथ कर दिया है, गैवानीन को एडेनिन के साथ कर रहा है। सो ये कोडिंग गलत हो जाएगी एंड डीएनए सिंथेसिस एंड ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो डीएनए सेपरेट हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं होगा एंड रॉन्ग पार्टनर बनना स्टार्ट हो जाएंगे एंड फर्दर जो है रेप्लिकेशन नहीं होगी। क्रॉस लिंक इंटरस्ट्रैंड यानी कि इंटरस्ट्रैंड हम कहते हैं, यानी कि दो अलग अलग स्ट्रैंड जो है उनके दरमियान क्रॉस लिंकिंग हो रही है एंड क्रॉस लिंक इंट्रा स्ट्रैंड जो हो रहा है, यानी कि जो एक साइड के हैं दोनों स्ट्रैंड्स उनके दरमियान में क्रॉस लिंकिंग कर रहे हैं। सो रॉन्ग पार्टनर्स जब बनने स्टार्ट हो जाते हैं, क्रॉस लिंकिंग होती है, देन अगर इसमें अगर ये मिसपेयरिंग करेक्ट ना की गई तो परमानेंट म्यूटेशंस आ जाती हैं, इसमें म्यूटेशन आ जाती है, रेप्लिकेशन नहीं होती, लास्ट में डीएनए जो है ये अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से डीएनए एंजाइम, अगर डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम्स जो होते हैं ये आ भी जाए तो ये इसे ठीक नहीं कर सकते एंड डीएनए रिपेयर एंजाइम जब इस अल्काइलेटेड ग्रुप्स के साथ रिप्लेस हो रहे होते हैं देन डीएनए जो है इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, ब्रेकेज हो जाता है। सो रेप्लिकेशन जो है वो इनहिबिट हो जाती है। एजेंट जो है ये डिस्कवर्ड कैसे हुए, वर्ल्ड वॉर 1 में ये डिस्कवर्ड किए गए जब केमिकल वारफेयर हो रहा था। ये जो है पहले नाइट्रोजन मस्टर्ड गैसेस थी, इस कंपाउंड से ये जाने जाते थे। नाइट्रोजन मस्टर्ड जो होते हैं ये इनहिबिट करते हैं बोन मैरो सेल्स जो होते हैं उनकी सप्रेशन करते हैं, उनकी ग्रोथ को सप्रेस करते हैं। आफ्टर द वार जब ये साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की तो ये पता चला कि ये जो नाइट्रोजन मस्टर्ड गैसेस हैं ये हम यूज़ कर सकते हैं, ये डीएनए बोन मैरो सप्रेशन कॉज करती हैं एंड अगर कोई ऐसा कैंसर है जिसमें बोन मैरो सप्रेशन हो रही है सो बोन मैरो कैंसर है, कोई कैंसर है हर कैंसर की वजह से बोन मैरो सप्रेशन होती है, सो ये हम ट्यूमर ड्रग्स में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये कैंसर सेल्स की ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए काम आ सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है अल्काइलेटिंग एजेंट का, नाइट्रोजन मस्टर्ड जो अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं ये सेल प्रोडक्शन को इनहिबिट करते हैं, इरिवर्सिबली बाइंड हो जाते हैं न्यूक्लिक एसिड के साथ, केमिकल बॉन्डिंग करते हैं यानी कि इसकी अल्काइलेशन कर देते हैं। अल्काइलेशन के बाद डीएनए जो होता है ये रेप्लिकेट नहीं कर पाता, इसकी प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होंगे, मेटाबोलाइट्स नहीं बनेंगे, देन रेप्लिकेशन नहीं होगी, सेल प्रोडक्शन जो है ये इनहिबिटेड हो जाती है, सेल जो है वो डाई हो जाता है क्योंकि वो अपना मेटाबॉलिक फंक्शन जो है मेंटेन नहीं कर पाता। एजेंट जो है इसमें फर्दर आती हैं 5 क्लासेस, साइक्लोफॉस्फेमाइड ड्रग है, बुसल्फेन है, कार्मोस्टीन, एल्नोमोस्टीन, मेल्फेलाइन एंड थियोटीपा, इसके ये CNU, एल्नोमोस्टीन, CCNU, BCNU एंड CCNU इसके ब्रांड नेम्स हैं। BCNU बीटा क्लोरोनाइट्रोसोडियस, मेल्फेलाइन एंड थियोटीपा ये हम डिस्कस करेंगे। अल्काइलेटिंग एजेंट साइक्लोफॉस्फेमाइड ये प्रो ड्रग हैं, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में होती है, पहले एक्टिवेटेड होती है बाय P450 एंजाइम जो कि लिवर में सबसे ज़्यादा होता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। फोस्फोरामाइड मस्टर्ड जो है इसका एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव ड्रग जो है ये अल्काइलेट करती है डीएनए बेसिस को, पार्टिकुलरली एट 7 पोजीशन ऑफ गैवानीन, गैवानीन को सबसे ज़्यादा अल्काइलेट करती है, ये आपने याद रखना है। एंड क्रॉस लिंकिंग करता है बेसिस की, एबनॉर्मल बेस पेयरिंग हो जाती है एंड डीएनए स्ट्रैंड जो है वो ब्रेक हो जाता है। ये हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट फॉर क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के लिए, नॉन हॉटकिन लिम्फोमा के लिए, ब्रेस्ट एंड ओवरियन कैंसर के लिए एंड वैरायटी ऑफ अदर कैंसर्स के लिए हम यूज़ करते हैं। ये पोटेंट इम्यूनो सप्रेसेंट के तौर पे भी काम करती है, इसलिए हम ये ऑटो इम्यून डिजीजेज जो होती है रेमोटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑटो इम्यून नेफ्राइटिस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट है इसके एलोपेशिया, नॉशिया, वॉमिटिंग, माइलो सप्रेशन, बोन मैरो सप्रेशन एंड हेमोरेजिक सिस्टाइटिस हो सकता है, जैसे कि हम प्रीवियस उसमें डिस्कस कर चुके थे। हेमोरेजिक सिस्टाइटिस हम कहते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वहाँ पे हेमरेज हो जाता है, हेमेटूरिया एंड इरिटेशन होती है, जैसे कि हमने कहा ब्लैडर साइटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। अल्काइलेटिंग एजेंट में है सेकंड क्लास नाइट्रोसोरियसिस, कार्मोस्टीन, नोमोस्टीन। कार्मोस्टीन एंड नोमोस्टीन जो है ये क्लोजली रिलेटेड नाइट्रोसोरियसिस होते हैं, यानी कि ये डीएनए रिपेयर को इनहिबिट करते हैं। अल्काइलेटिंग एजेंट्स हैं, अल्काइलेशन करते हैं, जितने भी नाइट्रोजन मस्टर्ड है वो सारे अल्काइलेशन करते हैं। नाइट्रोसोरिया जो होते हैं ये हाईली लिपोफिलिक होता है, यानी कि लिपिड सॉल्युबल होती है, सो इसीलिए ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कंसंट्रेशंस में पाए जाते हैं। अबाउट 30% ऑफ द प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन में जितना होता है उसका 30% जो है ये CSF में होता है, यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जितने भी लिपोफिलिक लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो ब्लड बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं वो ड्रग्स। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, ये साइटोटॉक्सिक इफेक्ट करते हैं, यानी कि अल्काइलेशन करता है, इनहिबिट करता है रेप्लिकेशन को, जो कि मैं फर्स्टली अल्काइलेटिंग एजेंट में आपको सारा साइकिल डिस्कस कर चुकी हूँ। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी एंड देन मेटाबोलाइट्स नहीं होंगे, सो एप्लीकेशन नहीं होगी। इंडिकेशंस क्या है, हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है, सीएनएस पेनिट्रेशन करता है, जिसकी वजह से हम ब्रेन ट्यूमर्स के लिए यूज़ करते हैं। अल्काइलेटिंग एजेंट में थर्ड क्लास है फिनाइल एलानिन नाइट्रोजन मस्टर्ड। फिनाइल एंड मेल्फिलैन जो है ये फिनाइल एलानिन क्लास है नाइट्रोजन मस्टर्ड की अल्काइलेटिंग एजेंट्स की। ये अल्काइलेटिंग एजेंट है और ये फिनाइल एलानिन डेरिवेटिव है नाइट्रोजन मस्टर्ड का। ऑल्थो मेल्फिलैन जो है ये हम ओरली देते हैं, इसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन पेशेंट टू पेशेंट डिफरेंट होता है, यानी कि ये डिपेंड करता है हर एक पेशेंट की इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन पे, मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है कि कितना मेटाबोलाइज और कितनी एब्जॉर्ब हो रही है जल्दी ड्रग। मेल्फिलैन जो है प्राइमरी हम यूज़ करते हैं मल्टीपल माइलोमा के लिए, यानी कि जो मल्टीपल कैंसर्स होते हैं, प्लाज्मा सेल कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ओवरियन कैंसर्स के लिए यूज़ करते हैं। अल्काइलेटिंग एजेंट्स में फोर्थ क्लास है अल्काइल सल्फोनेट्स, बूसल्फेन। सल्फेन से हम याद कर सकते हैं अल्काइल सल्फोनेट, इसका डेरिवेटिव है बूसल्फेन। इंडिकेशन बूसल्फेन जो है ये हम ओरली देते हैं क्रोनिक ग्रैनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया में। इन एज पेशेंट में बूसल्फेन जो है इसका एक जो साइटोटॉक्सिसिटी ये कॉज कर सकता है, पल्मोनरी फिब्रोसिस कॉज करता है। पल्मोनरी फिब्रोसिस का दूसरा नाम है बूसल्फेन लंग्स, यानी कि पल्मोनरी फिब्रोसिस जो है ये हम कहते हैं कि जो लंग्स हैं उसके अंदर फिब्रोसिस हो जाती है, यानी कि फिब्रोसिस हो जाती है, जो नॉर्मल टिश्यूज़ होते हैं वो फाइब्रस में कन्वर्ट हो जाते हैं। बूसल्फेन लंग हम इसे कहते हैं। अल्काइलेटिंग एजेंट दूसरे अल्काइलेटिंग एजेंट्स की तरह ये भी ल्यूकोमोजेनिक होते हैं, यानी कि ल्यूकेमिया कॉज कर सकते हैं। ऐसे क्या है, बूसल्फेन जो है ये प्रोड्यूस करता है एडवर्स इफेक्ट लाइक माइलोसप्रेशन कॉज करता है, ओकेजनली नॉशिया वॉमिटिंग होता है। हाई डोजेज अगर हम देते हैं इट प्रोड्यूसेस रेयर बट सम टाइम फैट, बहुत ज़्यादा कम होता है इससे ये एडवर्स इफेक्ट, लेकिन अगर होता है तो बहुत ज़्यादा फैटल होता है, यानी कि जानलेवा हो सकता है। पल्मोनरी फिब्रोसिस कॉज करता है जिसे हम बूसल्फेन लंग कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। अल्काइलेटिंग एजेंट थियोटीपा जो है ये सबसे पहले कन्वर्ट होता है रैपिडली बाय लिवर, जो है ये इसे कन्वर्ट करता है इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट में ट्राई इथाइलिन फोस्फोरामाइड TEPA। जैसे कि थियोटीपा का TEPA लास्ट आता है तो उससे याद हो सकता है, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। और एक्टिव ब्लैडर कैंसर में ये इंपॉर्टेंट जो है यूज़ करते हैं हम। यहाँ तक हमने अल्काइलेटिंग एजेंट तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम माइक्रोट्यूब्यूल इनहिबिटर हार्मोन्स के जो ड्रग्स हैं वो डिस्कस करेंगे थर्ड लेक्चर में, थर्ड पार्ट में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।